हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला और बहुत ही आसान सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन, या इसी को कुछ लोग कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत कंसेप्चुअल है। बात करें जेई और नीट के एग्जामिनेशन की तो हर साल इस चैप्टर से मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। आफ्टर दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे राउट्स लॉ भी कहते हैं। फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो 4 तरीके की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम RLBP के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो मैक्सिमम चांस है कि वो वांट ऑफ फैक्टर से पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसे हम हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, चलिए बेटा, सॉल्यूशन जानने से पहले या सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हमें मिक्सचर के बारे में जानना होगा, या हमें मिक्सचर के बारे में जानना होगा कि मिक्सचर क्या होता है। आई होप कि आप सभी मिक्सचर से फैमिलियर होंगे। मिक्सचर क्या होता है आप सभी जानते होंगे। क्या होता है बेटा मिक्सचर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। आप कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस लीजिए और आपस में मिला दीजिए, जो बनेगा बेटा वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। आप शुगर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, आपस में मिक्स कर दीजिए, मिक्सचर बन जाएगा। आप शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, ग्लूकोज, जो भी आपके मन में आए, सैंड, सॉयल, सब आपस में मिक्स कर दिए, क्या बन जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। ठीक, अब ये जो मिक्सचर होता है बेटा, ये मिक्सचर जो होता है ये 2 तरीके का होता है। एक तो हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब बात आती है होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। बेटा ऐसा मिक्सचर जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दोस टाइप ऑफ मिक्सचर in which the components of mixture is equally or uniformly distributed throughout the mixture, उस मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे सपोज करिए आपने ले लिया एक बीकर, और इस बीकर में बेटा आपने वाटर ले लिया। ठीक है, बीकर में आपने क्या लिया है? वाटर। ठीक, अब आप इसमें ऐड कर दीजिए सॉल्ट। अब आप वाटर लिए और उसके अंदर क्या ऐड कर दिए? सॉल्ट। होगा क्या बेटा? ये जो सॉल्ट है इस वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जितना सॉल्ट यहां पे होगा उतना ही सॉल्ट यहां पे होगा, उतना ही सॉल्ट यहां पे होगा, उतना ही सॉल्ट यहां पे होगा। दैट मींस वाटर और सॉल्ट थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म या इक्वल प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरीके के मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? Those mixture in which the components of mixture are unequally distributed or not uniformly distributed। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे सपोज करिए आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में वाटर ले लिया बेटा। ठीक है, वाटर, और आपने इसमें सैंड के पार्टिकल ऐड कर दिए, सैंड ऐड कर दिया। अब होगा क्या? सैंड नीचे ज्यादा होगा और ऊपर कम होगा। मतलब सैंड और वाटर थ्रू आउट द मिक्सचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। कहीं सैंड ज्यादा होगा तो कहीं वाटर ज्यादा होगा, ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो जब ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उस तरीके के मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। आई होप आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है?
those mixture in which the components of mixture are equally distributed throughout the mixture। उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और ऐसे मिक्सचर जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उस मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब अगर आपने मिक्सचर के बारे में समझ लिया तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कुछ अलग चीज नहीं है बेटा। सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, दो या दो से अधिक सबस्टांसेस के होमोजेनस मिक्सचर को, दो या दो से अधिक सबस्टांस के होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। दैट मींस सॉल्यूशन कुछ अलग नहीं है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। दैट मींस सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनस, it is a homogeneous mixture of two or more than two substances। भाई सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा टू और मोर देन टू सबस्टांसेस, दो या दो से अधिक सबस्टांस का अगर होमोजेनस मिक्सचर बनता है बेटा तो उसी होमोजेनस मिक्सचर का ही नाम होता है सॉल्यूशन। क्लियर हो गई ये बात सभी को? सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। दैट मींस अगर आपने शुगर और वाटर ऐड किया, होमोजेनस मिक्सचर बना। अब होमोजेनस मिक्सचर बना तो उसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब ये जो शुगर और वाटर होगा ना, ये इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी को लूज कर देगा बेटा, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, और साथ ही साथ अब हम इनको सिंपल मेथड से सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई सॉल्यूशन में होमोजेनस मिक्सचर जब बना तो जो सबस्टांस मिक्स होकर होमोजेनस मिक्सचर बनाई है, जिससे सॉल्यूशन बना है, वो सबस्टांस अब अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को क्या करेंगे? लूज कर देंगे, और एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात सभी को? चलिए आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए अब बातें करते हैं बेटा कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है बेटा, उस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को चार टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट हैं उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को चार टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। सपोज पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल और केवल दो कंपोनेंट। भाई सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसके अंदर केवल दो कंपोनेंट हमने डाले, मान लीजिए वाटर और शुगर ऐड किया, बन गया होमोजेनस मिक्सचर, बन गया सॉल्यूशन। अब इसके अंदर केवल दो कंपोनेंट है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट है, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स। दूसरा होता है बेटा ट्राइनरी सॉल्यूशन। आई होप आपको नाम से समझ गए होंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तीन कंपोनेंट है, दो सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। सपोज करिए आपने वाटर लिया, शुगर लिया और सॉल्ट ऐड किया। एक वाटर, शुगर और सॉल्ट, कितने कंपोनेंट हो गए? तीन। और अगर ये सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। दैट मींस सॉल्यूशन कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट्स। तीसरा होता है बेटा क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। क्वार्टिनरी सॉल्यूशन, आई होप आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर चार कंपोनेंट है। सपोज एक एग्जांपल से बात करें तो हमने वाटर लिया, उसके अंदर शुगर ऐड किया, उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और उसके अंदर ग्लूकोज पाउडर भी ऐड कर दिया।
वाटर, शुगर, सॉल्ट और ग्लूकोज पाउडर, 4 कंपोनेंट हो गए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। अब सपोज करिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5 है या 5 से ज्यादा कंपोनेंट है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को बेटा हम लोग कहते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को कहा जाता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन। दो या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 5 या 5 से अधिक कंपोनेंट होंगे उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। मेरे भाई अब हमें क्लास 12th में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। क्लास 12th में हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जिनके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट। तो अब हम बात करते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए बेटा अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन तो मेरे भाई आप समझ गए हो कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। अब अगर 2 कंपोनेंट है बेटा तो एक को हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट। भाई मेरे अगर बाइनरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट होंगे? 2, तो एक का नाम होगा सॉल्यूट और एक का नाम होगा सॉल्वेंट। अब बात आती है सर किसे हम सॉल्यूट कहेंगे और किसे हम सॉल्वेंट कहेंगे? ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं बेटा किसे सॉल्यूट कहेंगे किसे सॉल्वेंट कहेंगे। देखिए पहली क्राइटेरिया जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने की, जो पहली क्राइटेरिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने की, वो है बेटा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट। व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट इज डिफरेंट। मेरे भाई मेरी बात को समझिए, कहना क्या चाहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट है। अब दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होगा वही फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट का होगा वो कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कंपोनेंट या वो कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर होगा, वो कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर होगा उस कंपोनेंट को तो हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे सपोज करिए, और जिसका डिफरेंट होगा, जिसका फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे सपोज करो आपने शुगर लिया और वाटर लिया, मिक्स किया, दोनों को सॉल्यूशन बना। अब जो सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। तो अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका डिफरेंट होगा वो सॉल्यूट होगा। भाई शुगर तो हमारा सॉलिड था, वाटर कैसा था? लिक्विड। दोनों को मिक्स किया, फाइनल सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड, इसका मतलब वाटर हमारा लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अगर हमारा फाइनल सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में होता तो जो कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में होते वो सॉल्वेंट और जो डिफरेंट होता वो सॉल्यूट हो जाता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सॉल्वेंट क्या होगा? दोज कंपोनेंट whose physical state is similar to the physical state of final solution, whose physical state is similar to the physical state of final solution। भाई मेरे सॉल्वेंट क्या होगा या सॉल्यूट क्या होगा? दोज कंपोनेंट whose
physical state is different from physical state of final solution। मेरे भाई एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्या है सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। पहले अगर दोनों कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हैं, अगर उन दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तब की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट कौन होगा? वो कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका डिफरेंट होगा वो सॉल्यूट होगा। आपने शुगर और वाटर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड, तो वाटर का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट, और शुगर सॉलिड फॉर्म में था तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। क्लियर हो गई ये बात सभी को? अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बात कर रहे हैं जब दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट, बट अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट इज सेम, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तब क्या करेंगे? मेरे भाई अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट। लेकिन ये क्राइटेरिया हम तब लगाएंगे जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा। अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है तो दोज कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंटिंग लार्जर अमाउंट, दोज कंपोनेंट व्हिच आर प्रेजेंटिंग लार्जर अमाउंट, दोज कंपोनेंट which are present in larger amount, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होगा या जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। दोज कंपोनेंट which are present in लेसर अमाउंट। क्लियर हो गई ये बात सभी को? मेरे भाई हमने क्या कहा, जब फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है तो वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट। सपोज करिए आपने 10 ml आपने क्या किया बेटा, 10 ml अल्कोहल लिया, 10 ml अल्कोहल, और आपने 100 ml वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। अब जिसका अमाउंट ज्यादा 100 ml है वाटर, इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और ये लेसर अमाउंट है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है बेटा आपके मन में जो बातें चल रही है कि सर अगर दोनों का फिजिकल स्टेट और दोनों का अमाउंट भी सेम हो जाए, मतलब अगर आप 100 ml वाटर और 100 ml अल्कोहल लेते हो और दोनों को मिक्स कर देते हो तो बनेगा तो सॉल्यूशन। भाई फिजिकल स्टेट भी सेम और अमाउंट भी सेम, तो इस केस में बेटा आप पूरी तरीके से फ्री हो, आप जिसे चाहो उसे सॉल्यूट कह लो और जिसे चाहो उसे सॉल्वेंट कह लो। दैट मींस अगर सर दोनों का फिजिकल स्टेट और दोनों का अमाउंट दोनों सेम हो जाए, फिजिकल स्टेट भी सेम हो जाए और अमाउंट भी सेम हो जाए, तो हमारी मर्जी चलेगी, हम जिसे चाहेंगे उसे सॉल्यूट कह लेंगे और जिसे चाहेंगे उसे सॉल्वेंट कह लेंगे। आगे बात समझ में चले? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो फिर इसको लिख डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, भाई बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से एकदम समझिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है। इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तब बातचीत करेंगे। अभी इसको यहीं पे होल्ड ऑन कर लेते हैं, अभी बस यहीं पे छोड़ देते हैं बेटा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन टर्म। मेरे भाई बात होती है कि कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है। देखिए, वो कोई भी टर्म बेटा या ऐसे टर्म जिसका यूज करके हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस टर्म को हम लोग कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म। द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? वो टर्म जिसका यूज करके हम सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा, उस टर्म को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। द टर्म which is used to represent amount of solute or solvent present in the solution is known as concentration term। जिस भी टर्म का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अब बेटा इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हमें इस चैप्टर में बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ने बेटा। अब उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक को कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म डिपेंडेंट जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक होता है बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दैट मींस वो कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आएगा, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। देखिए, अभी मैं आपको ये क्लासिफाइड नहीं करा रहा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बता दिया कि जिस आगे मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा, तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आ जाए वो कौन सा होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो कैसा होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक छोटे से एग्जांपल से बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। क्या इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है? नहीं, दोनों वेट, इसका मतलब है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बट अगर आप बात करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की, तो इस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आ गया, इसका मतलब ये कैसा होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आगे हम जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उनको इन पे क्लासिफाइड कर लेंगे कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिसमें वॉल्यूम टर्म होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए फिर एक एक करके हम कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म आप हेडिंग डालिए कॉपी में, वेट बाय वेट परसेंट, W बाय W परसेंट। ठीक है, अब W बाय W परसेंट क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं वेट बाय वेट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा वेट बाय वेट परसेंट का? होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया बेटा वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला।
वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेसिकली हम लोग ये बात करें वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट की। और अगर कोई कह दे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन पे इसका कंसंट्रेशन लिखा है 20% वेट बाय वेट एक्वस HCl सॉल्यूशन। मेरे भाई मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई सॉल्यूशन था हमारे पास, उस पर लिखा था 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन, 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इस एक लाइन को आपको इंग्लिश के अनदर लाइन में कन्वर्ट करने आना चाहिए बेटा, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेटा 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन का मतलब 20 ग्राम ऑफ NaOH, जो कि हमारा क्या होगा? सॉल्यूट। 20 ग्राम ऑफ NaOH दैट इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे भाई इसका मतलब सर, अगर कोई सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन के ऊपर अगर उसका कंसंट्रेशन लिखा है 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई, एक तो वेट ऑफ सॉल्यूट वो कितना? 20 ग्राम, दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना बेटा? 100 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 100 माइनस 20, और यह आ जाएगा कितना? 80 ग्राम। आगे बात समझिए। तो ये है बेटा छोटा सा वेट बाय वेट परसेंट, जिसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट के लिए फर्क आपने लिखा है बेटा, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बट अगर बात की जाए वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर कहीं दिया है बेटा, कुछ भी लिखा है 20% 40% वेट बाय वेट, तो उसका मतलब 40 ग्राम ऑफ NaOH, या 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH लिखा है, उसका मतलब 20 ग्राम ऑफ NaOH दैट इज सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? चलिए इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बेटा, अगला कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम रखते हैं वो हमेशा किस में रखते हैं? ml में, इनटू 100। फिर से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा बेटा। अगर कहीं लिखा है 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो फिर इस लाइन से आपको निकालने आना चाहिए, डेटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? 20 ग्राम ऑफ NaCl, जो कि हमारा क्या होगा? सॉल्यूट। दैट मींस हम कह सकते हैं 20 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमें दो चीजें फिर से मिल गई बेटा, एक तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना? 20 ग्राम, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
जो कि कितना 100 ml। अब अगर क्वेश्चन में सपोज करिए अगर हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी हो, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी हो, मतलब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, if density of solution is given, if density of solution is given, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है बेटा तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको वॉल्यूम पता है बेटा, डेंसिटी दे रखी है तो आप मास निकाल सकते हैं, कैसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात सभी को? चलो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं जिसका नाम होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारा होगा V बाई V परसेंट, या उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं V बाई V परसेंट का फॉर्मूला फिर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मेरे भाई हम हर चीज पे बात कर रहे हैं V बाई V परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, मतलब V बाई V परसेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट अगर हम लोग कहते हैं V बाई V परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आगे बात समझ में? चलो नोट कर लीजिए। और वही बात, वही कुछ ही बात बेटा, अगर सपोज करिए आपसे कोई कह देता है 20% V बाई V एक्वस HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होगा बेटा 20 ml of HCl present in, अच्छा HCl दैट इज हमारा क्या होगा सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया? ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं जो कि होगा मोलैरिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलैरिटी है ना, हर जगह यूज होता है। इस मोलैरिटी टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एम से। मोलैरिटी जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter, that is 1000 ml of solution। मतलब बेटा इसका कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलैरिटी जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए लीटर में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में रखते हैं तो भाई ml में रखेंगे तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने इसको ml में रखा तो
तो भाई लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए अब बेटा बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इस मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी। यूनिट बेटा अगर आप देखो तो मोल, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मोल तो खुद एक यूनिट है, तो मोल की यूनिट कुछ हो नहीं सकती, मोल तो खुद एक यूनिट है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है बेटा, लीटर में रखा है, इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, मोल लीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा मोलर। या तो हम लोग यूनिट का यूज करते हैं या यूनिट लिखते हैं मोलर। तो या आप बेटा लिख दो मोल्स लीटर इनवर्स या आप लिखो मोलर। ठीक है, एक चीज और बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊं, इधर इस साइड लेके आऊं, तो हो जाएगा बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब सर सॉल्यूट के मोल निकालने का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। सॉल्यूट का मोल निकालने का एक और फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर आपने ये वॉल्यूम एमएल में रखा, वॉल्यूम अगर आपने एमएल में रखा तो यहां मोल नहीं मिलेगा बेटा, यहां मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर वॉल्यूम हमने एमएल में रख लिया, एमएल में, तो यहां मोल की जगह पे मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया सबका? ठीक है बेटा, अब ध्यान से बेटा फिर से आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। सपोज करिए आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, बेटा मान लीजिए ये सोल्यूशन है आपके पास, ये एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा है 2 मोलर। कंसंट्रेशन कितना लिखा है? 2 मोलर। तो भाई 2 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? 2 moles of NaCl that is solute present in 1 liter of solution। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई बेटा, एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितना 2 मोल्स, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना 1000 ml या 1 लीटर। अरे भाई अगर कहीं लिखा है 2.5 मोलर, किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा है 2.5 मोलर, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा है 2.5 मोलर, उसका मतलब क्या होगा? 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात सभी को? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया सबका? ठीक है बेटा, फिर मोलैरिटी पे छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए मोलैरिटी पे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए सभी, कैलकुलेट द मोलैरिटी of solution containing calculate the molarity of solution containing 12 gram of acetic acid in 500 ml of solution। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए सभी, एक बार आप ट्राई कीजिए बेटा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। अगर बात करें तो मोलैरिटी निकालनी बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में। तो सबसे पहले मोल निकालें। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।
बेटा एसिटिक एसिड, ये रहा एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम। तो मेरे भाई मोल हो जाएगा 12, गिवन मास 12 दिया है, मॉलिक्यूलर मास कितना 60, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/5। या अगर आप और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो बस फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 1000। भाई मेरे ये mn में था, इसको लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, ये ऊपर चला गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा बेटा? मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 2/5 दैट इज 0.4 मोल। नोट कर लीजिए आंसर। हो गया सबका? ठीक है बेटा, फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी मोलैरिटी पे ही, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखे सभी। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 500 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solution। बेटा एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप टाइप लीजिए एक बार, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया रखा है आपको, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर आगे बढ़ते। चलिए ट्राई करते हैं बेटा हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा? सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको दे रखी है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा? मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.2। आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दे रखा है कितना? 500 ml। और आपसे पूछा क्या है कि हम कितना NaOH का यूज करेंगे जिससे जो सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 0.2 और वॉल्यूम कितना है? 500। तो बेटा रख लेते हैं 0.2 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 500 इनटू 1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बेटा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? 1/10। ये तो मोल्स आ गया, बट अपने को मास बताना है बेटा, तो अब तो मोल से आप मास निकाल सकते हो। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल तो आपके पास है कितना? 1/10 दैट इज 0.1 इक्वल टू गिवन मास x, मॉलिक्यूलर मास NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम, तो यहां पे आप 40 रख लीजिए और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ग्राम। आगे बात समझ में? चलिए इतना आप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए होप आपने से नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कभी कभी क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन में जो हमें वेट बाय वेट परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे देते हैं, वेट बाय वेट परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे देते हैं और मोलैरिटी पूछ लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देते हैं और मोलैरिटी के बारे में पूछते हैं बेटा। तो हम इसके लिए सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। इफ वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज गिवन, अगर कभी क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है और मोलैरिटी पूछा है एंड मोलैरिटी इज आस्क्ड, ठीक है, और मोलैरिटी पूछा गया है, तो हम सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं बेटा। शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
ठीक है। और अगर कहीं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो हम सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा तो ये फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, हम चाहे तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको इस फॉर्मूले से भी और बेसिक मेथड दोनों से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इसलिए पहले अभी हम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो दोनों मेथड का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट दिया है और मुझे मोलैरिटी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर वेट बाय वेट परसेंट दिया है तो डेंसिटी भी दी होगी, तो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और अगर उन्होंने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है, बट हम ऐसे क्वेश्चन को जिसमें वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है और मोलैरिटी पूछा है, उसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की हेल्प से पहले मास निकालें, फिर मोल निकालें, फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला रख देंगे। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दोनों मेथड से हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको याद रखते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। आगे बात समझ में? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसमें। ठीक है, होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 19.6% weight by volume H2SO4। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, तो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर हम चलिए शायद आपने कर लिया हो, देखते बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे भाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें। क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट बाय वॉल्यूम, और क्या पूछा है, मोलैरिटी। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया और मोलैरिटी पूछा, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेरे भाई सॉल्यूट हमारा क्या है, H2SO4, तो इसका मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए वैल्यू, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 19.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98। इसको सॉल्व कर लीजिए, 196 बाय 98 दैट इज कितना आ जाएगा, 2 मोल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो कॉपी में डालिए, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। बेटा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है। भाई किसी चीज को डाइल्यूट करना, अगर हमें किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। सोचिए जरा क्या ऐड करेंगे भाई, अगर हमें किसी चीज को डाइल्यूट करना है ना, कोई मान लीजिए हमने सॉल्यूशन बनाया शुगर और वाटर का, और उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत मीठा है, हम उसकी मिठास को कम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। बेसिक सी बात है बेटा, क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आपने इस बात को समझ लिया बेटा कि डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर किसको ऐड करते हैं, सॉल्वेंट। तो मेरे भाई अगर हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम वो तो इंक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, क्या हमने सॉल्वेंट ऐड किया है बेटा,
तो जो सोल्यूट होगा, सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सोल्यूट होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो सोल्यूट के मोल्स होंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो तो अभी भी कांस्टेंट रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। दैट मींस सर वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा बट मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अच्छा थोड़ी मोलैलिटी की अगर बात करें तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे भाई जब हमने सॉल्वेंट को ऐड किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलैलिटी और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो वॉल्यूम इंक्रीज के इसका मतलब मोलैलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि सर अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उसका वॉल्यूम और मोलैलिटी दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और मोलैलिटी डिक्रीज करेगी। तो भाई ये भी कह सकते हैं कि सर मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी ही डिक्रीज करेगी। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा तो की कंसेप्ट क्या है कि सर जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मोलैलिटी डिक्रीज करेगी, मतलब वॉल्यूम और मोलैलिटी दोनों चेंज होंगे, लेकिन सॉल्यूट का मोल्स जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सॉल्यूट का मोल्स क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब number of moles of solute before dilution and number of moles of solute after dilution क्या होंगे, सेम। चलिए फिर बात करते हैं बेटा कि फिर फॉर्मूला क्या होगा। मेरे भाई सपोज करिए आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। एक कोई सॉल्यूशन था जिसकी मोलैलिटी थी m1 और वॉल्यूम कितना था, v1। हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट। सपोज करिए सॉल्वेंट हमने क्या इसमें ऐड किया, वाटर। और अगर हमने इसको डाइल्यूट किया, वाटर को ऐड किया, तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होकर कितनी हो गई, m2, और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v2। लेकिन इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, n सोल्यूट कितना, मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज m1 v1। इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला n2 इनटू v2, क्योंकि मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन आप जानते हो कि ये सब इसमें केवल डाइल्यूट किया गया है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute after dilution। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को? मेरे भाई जितना मोल सोल्यूट था डाइल्यूशन से पहले उतना ही मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे किसमें, डाइल्यूशन के बाद। तो हम यहां से लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये आ गया सिंपल सा डाइल्यूशन का फॉर्मूला, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। फिर चलिए अब हम अगले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मोलैलिटी। अगला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल m से। मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मेरे भाई एकदम ध्यान से पढ़िए, डेफिनेशन ऊपर ने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहां से मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें रखेंगे केजी में। ठीक है, अब आप इतने छोटे, और तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन
केजी। अब अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ग्राम में रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखते हैं? ग्राम में। तो अगर आप ग्राम में रखते हैं बेटा तो उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 कहां आ जाएगा? ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में है तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, वो 1000 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब अगर आप इसकी यूनिट की बात करो, सर मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? आमतौर पर हम लोग मोलर पढ़ते हैं, मोलर लिखते हैं बेटा, मोलर। बट यूनिट क्या होगी? मोल्स खुद एक यूनिट है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रखा जा रहा है? केजी में। दैट मींस इसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स केजी इनवर्स या मोल्स पर केजी। अच्छा एक चीज और आप देखिए ध्यान से बेटा, तो ये मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इस मास ऑफ सॉल्वेंट को उधर लेके आते हैं बेटा इधर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मेरे भाई कुछ नया नहीं, अगर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में रखा तब तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, और अगर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का मास केजी में तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गई बात सभी को? चले यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया होगा सबका? चले देखते हैं बेटा, अगर सपोज करिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, सपोज करिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए ये आपके पास सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखा है 2.5 मोलर, 2.5 मोलर स्मॉल m, 2.5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो मेरे भाई इस एक लाइन से आप क्या समझते हैं? अगर आपने इस एक लाइन का मतलब समझ लिया तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 2.5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन का मतलब 2.5 मोल ऑफ NaOH present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां से आपको दो चीजें मिल गई, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिला? 2.5। दूसरा आपको क्या मिला बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में दे दे बेटा 2.5 मोलर, 1.5 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन, दैट मींस उसका मतलब क्या होगा? 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस बार हमारा सॉल्यूट क्या था? NaOH। तो 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना होगा, जो भी वो बताए होंगे, दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है बेटा, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा सबका? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जिससे थोड़ी सी मोलैलिटी कंसेप्ट पर बिल्डअप हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आपसे एक छोटे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व in 290 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। Calculate molality of solution, calculate molality of solution। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप ट्राई करिए, फिर हम लोग बात करें। देखिए 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 290 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने बेटा, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे भाई हमें तो सॉल्यूशन का मास दिया है 290, सॉल्यूट का मास दिया है 90, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 290 माइनस 90, दैट इज 200 ग्राम। कैसे पता किया भाई? सॉल्यूशन का मास दिया था 290 ग्राम,
सॉल्यूट का मास दिया था 90, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, आ गया 200 ग्राम। अब मोल्स चाहिए बेटा, सॉल्यूट का हमें क्या चाहिए? मोल्स, जबकि सॉल्यूट का हमें क्या दे रखा है? मास। ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता होगा कितना होता है? 180 ग्राम। अब ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता है बेटा 180, ग्लूकोज का मास दिया है 90, तो मोल तो आप आसानी से निकाल लोगे। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास 90, मोलिकुलर मास 180, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा बेटा? ये 1/2, दैट इज 0.5। अब आप रख लो बेटा, तो मोलैलिटी इक्वल टू 0.5/200 ग्राम में था, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व कर लिया बेटा, और ये आ जाएगा 5 to 5 दैट इज 2.5 मोल। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपका हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी पे ही, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% weight by weight aqueous NaOH solution। 20% weight by weight aqueous NaOH solution की हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें होना चाहिए? ये केजी में। 20% वेट बाय वेट क्या समझते हैं बेटा? पहले भी मैंने आपको बता रखा था, दैट मींस सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 20 ग्राम, क्योंकि 20% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन का मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा? 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80 ग्राम। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया 80 ग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए बेटा। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। अब अगर NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास कितना? 20 डिवाइडेड बाय 40, सॉल्व करेंगे 0.5, तो यहां से मोलैलिटी इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा? 0.5/80 into 1000। ठीक है, ये अब आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आता है जरा बताइए मुझे। ये हो जाएगा 50/8, 8 6.25 के आसपास। ठीक है, मोल नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं।